तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है ना। तो इसमें दो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज के बारे में ही तो जानना है। एक था सेंट्रल बैंक, जिसके बारे में लास्ट क्लास में हो गया था बात। कुछ अपना टेक्निकल इशू रहा जिस वजह से ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। और दूसरा रहा जो आज पढ़ना है, कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक डन है, बचा है आज कॉमर्शियल बैंक, तो इसको और देख लेंगे। तो हेडिंग डालोगे कॉमर्शियल बैंक्स। लिखो द टोटल सप्लाई ऑफ मनी in the economy is also determined by the extent of credit created by commercial banks in the country आगे लिखें मनी so created by the commercial bank is called credit money। ये लिख लिया। अब समझो, सेंट्रल बैंक के बारे में पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि सेंट्रल बैंक कैसे नोट मनी सप्लाई करता है। तो हमने देखा था कि वो नोट छापता है, पब्लिक को नोट देता है, कई तरह के मेजरमेंट है, पढ़ लिए थे तमाम, है ना।
उन्हें तो हम दोबारा भी पढ़ेंगे मेजरमेंट्स को, तो घबराने की बात नहीं है, वो मिल जाएगा फिर से। हाँ, थोड़ा सा जो सेंट्रल बैंक वाला पोर्शन है वो छूट गया है रिकॉर्डिंग में। तो बात ऐसी है कि सेंट्रल बैंक के द्वारा किए गया मनी सप्लाई हमने सीख लिया था। कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी सप्लाई करता है वो सीखना बाकी है। कॉमर्शियल बैंक का मनी सप्लाई देखना है तो यहाँ पर है कि कॉमर्शियल बैंक कोई नोट नहीं छापता, ध्यान रखना, नोट छापता नहीं है। जो एक बार छप गया उसी को ही वो इतना ज़्यादा रोटेट कर देता है, मनी बन जाता है, मनी बढ़ता चला जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम एक गुठली खरीद के लेकर आ रहे हैं, ठीक है, या एक गुठली बनाया, प्रोड्यूस किया, बन गया, और उसे हमने ज़मीन में लगा दिया, पेड़ बन गया। वो तो सेंट्रल बैंक ने करा, गुठली बनाया और पेड़ लगाया, ठीक है। अब उसी एक गुठली से पेड़ बन गया, उस पर और गुठलियाँ निकली, उन गुठलियों से फिर नए नए पेड़ बनाए जा रहे हैं, नए नए सब, और नई नई गुठलियाँ बनती जा रही हैं, फिर नए पेड़ लग रहे हैं, फिर नई गुठलियाँ, करता जा रहा है ना। तो कॉमर्शियल बैंक का काम इस तरीके से चलता है। आई बात समझ में? होता यह है कि सेंट्रल बैंक ने एक नोट छाप दिया, जो भी है 100 रुपए का। अब कॉमर्शियल बैंक इसी नोट को एक से दूसरे को देता है, दूसरे को तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पांचवे से छठे, और ये घुमाता रहता है। तो जिसके हाथ में जा रहा है उसी के लिए मनी बन जा रहा है, जिसके हाथ में जा रहा है उसी के लिए मनी बन जा रहा है। तो कोई अलग से मनी थोड़ी आया, पहले यहाँ था तो यहाँ मनी, फिर इसके हाथ से निकल के दूसरे के हाथ में दे दिया, अब उसके लिए ये मनी हो गया। अब तीसरे के हाथ में गया, वहाँ उसके लिए मनी, फिर चौथे के लिए गया, उसके लिए मनी, पांचवे के हाथ में गया, उसके लिए मनी, मनी बनता जा रहा है। ये वाला प्रोसेस कॉमर्शियल बैंक करता है, ठीक। और इस तरह बनाए मनी को कॉमर्शियल बैंक कहता है कि मैंने क्रेडिट मनी बनाया है। क्लियर? क्रेडिट मनी बनाया, इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। याद आ गया? हाँ, सेंट्रल बैंक के ऑर्डर पे ही चलता है। कॉमर्शियल बैंक का ये जो क्रेडिट मनी वाला पार्ट है काफ़ी हद तक सेंट्रल बैंक के ऑर्डर पे ही चलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं। इसी में आगे लिखेंगे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज made it possible for the development of new form of money, development of new form of money, that is CBDCs, Central Bank Digital Currencies, CBDCs
तो एक तो करेंसी हमने ये देखा सेंट्रल बैंक ने बनाया। ध्यान देना, फिर से पुरानी बातों पे ध्यान दे रहा हूं मैं। सेंट्रल बैंक ने नोट छापे हैं, नोट्स बनाए और इशू कर दिए। अच्छा, इसके बाद कॉमर्शियल बैंक आ गया। कॉमर्शियल बैंक ने इसी नोट को लेके ऐसा चक्र घुमाया कि ये जबरदस्त तरीके से मनी और बढ़ा दी इसने, हैं। इसके बाद ये तो अभी प्रेजेंटली चल रहे हैं, ये उनकी बात है, ये एट प्रेजेंट चल रहे हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी में आ रहे एडवांसमेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसा पॉसिबल किया जा चुका है, टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी आ चुकी है, ऐसा हो चुका है कि और एक नया डिजिटल करेंसी बनाया जाएगा। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज CBDCs, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आई बात समझ में? ये कुछ थोड़ा वो तुम्हारा जो क्रिप्टो चल रहा था ऐसा ही है, लेकिन ये बिल्कुल क्रिप्टो नहीं है, ठीक है। मिलता जुलता है, वो भी डिजिटल करेंसी है, ये भी डिजिटल करेंसी है, ठीक है। और अभी एकदम ये आया नहीं है मार्केट में, लेकिन सेंट्रल बैंक ने प्रपोजल दे दिया है कि हम इस पे काम कर रहे हैं अब, और यही आएगा। तो इसके आगे अगर लिखा जाए, ये जो CBDCs है इसी के लिए लिखेंगे। तुम छोटा सा ये एरो डालना, ये तो जगह नहीं थी इसलिए मैंने किया है। CBDCs के लिए लिखोगे RBI defines CBDC as the legal tender issued by central bank in digital form। डिजिटल फॉर्म में सेंट्रल बैंक इसे क्या कर रहा है? लीगल टेंडर दे रहा है ना, लीगैलिटी दे रहा है। कहने का मतलब है डिजिटल रुपया हो गया हमारा, डिजिटल रुपये हो गया। अगर इसको दिखाया जाए तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ई रुपया, है ना, ई रुपया कहा जा सकता है इसे। अगली बात, क्रिप्टो करेंसीज फेस सिग्निफिकेंट legislative uncertainties
and are not legally recognized in India as currency. है ना? क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी फेस सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव अनसर्टेनिटीज। बहुत सारी कानूनी बाधाओं में घिरा हुआ है क्रिप्टो करेंसी, और इसीलिए उसे अभी तक लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। फिर से वही बात बता रहा हूँ, इलीगल नहीं बोला गया है क्रिप्टो को, लेकिन वो लीगल नहीं है। जैसे दिन उसे लीगल बना दिया वो लीगल बन जाएगा, मान्यता मिल गई वो लीगल हो जाएगा। इलीगल का मतलब होता था गैर कानूनी, ये गैर कानूनी नहीं है। आरबीआई ने अभी इस पर टिप्पणी नहीं दी है कि ये लीगल है, लेकिन किसी किताब में ये भी नहीं लिखा कि ये इलीगल है। हाँ, इसमें डील करना चाह रहे हो अपने रिस्क पे करोगे। किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डील कर रहे हो, पैसा डूब गया तो तुम केस नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गई बात? तो क्या क्रिप्टो करेंसी को मनी कंसीडर किया जाएगा? जब इसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला तो ये मनी कहाँ से है? हैंस नॉट कंसीडर्ड एज मनी। कितने सारे सब क्रिप्टो करेंसी के एप्लीकेशंस को प्रमोट करने के चक्कर में यूट्यूब पे आके और चिल्ला चिल्ला के करने लग जाते हैं, पैसा लगाओ, लीगल है, ये है, वो है, सब तरह तरह की बातें बोलते हैं ना। मेन सीधी बात इतनी है कि जब तक आरबीआई इसको नहीं लीगल टेंडर देता है तब तक ये लीगल नहीं है। अगर आरबीआई ने आज इसको लीगल टेंडर दे दिया तो आज से ही ये लीगल माना जाएगा। फिर दुकान पे जाके क्रिप्टो करेंसियां देकर और सामान खरीद पाओगे। फिर तो उसमें नोट छापने की जरूरत ही नहीं बचेगी। क्लियर हो रहा है पॉइंट? हमने क्या देखा? हमने देखा कि सोर्स ऑफ मनी सप्लाई दो हैं, एक तो सेंट्रल बैंक और दूसरा अभी हमने देख लिया कॉमर्शियल बैंक के बारे में। अब कहाँ कहाँ से इकोनॉमी में सब सप्लाई हो रही है सब पता है तुम्हें? मनी की सप्लाई कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, सब पता चल गया। अब हमें थोड़ी सी वो बात देखनी है जो हम पहले देख चुके हैं। टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, है ना? ये पीछे डिस्कशन हो चुका है पिछली क्लास में। थोड़ा सा इतिहासकारों की बात सुननी पड़ेगी, इसका अपना कुछ फ्लैशबैक रहा होगा ना, उसको देखना है। लिखोगे टिल 1961 to 68, 67 to 68 the RBI used to publish only a single narrow measures of money supply
दैट इज M1। नैरो मनी के बारे में पिछली क्लास में बताया ही था, तो उसी के बारे में बताया है कि 67 68 तक आरबीआई मनी सप्लाई की मेजरमेंट नैरो मनी से ही करता था, M1 मेजरमेंट से करता था। देन फ्रॉम 1967-68 और इसी मतलब इस दिन 67-68 में आके आरबीआई ने नैरो मनी वाला कॉन्सेप्ट चेंज किया, बदल दिया। तो ए ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई कॉल्ड, जिसे कहा गया एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स AMR, was additionally published ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई। थोड़ा ब्रॉडर हुए ना, M1 से आगे बढ़े तो उसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहा गया, AMR। इसे पब्लिश कर दिया आरबीआई ने, बोला अब ये तरीका है हमारे पास है, AMR वाला तरीका। फिर फ्रॉम 1977 following the recommendations of the second working group on मनी सप्लाई यानी SWG, द आरबीआई has been publishing data on 4 alternative measures from 1977 फॉलो। देखो 1967-68 में एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स लेकर आ गए। इसमें क्या हुआ कि वही जो अपना बेसिक वाला था M1 और बाकी जो दूसरे सोर्स जैसे पोस्ट ऑफिस, इनको एग्रीगेट कर दिया और एग्रीगेट बेसिस पर मनी सप्लाई देखी जाने लग गई। आरबीआई ने ऐसा बोला 67-68 में। फिर 77 आए 10 साल बाद, तो आरबीआई ने क्या करा, रिकमेंडेशन दी फॉलोइंग, बोला कि ये रिकमेंडेशन फॉलो करो ऑफ द सेकंड वर्किंग ग्रुप।
इसे हाईलाइट करेंगे सेकंड वर्किंग ग्रुप। ठीक है, SWG, recommendations of second working group on money supply, SWG. The RBI has publishing data on 4 alternative measures. 4 अलग अलग तरीकों से RBI ने मेजरमेंट्स दे दिए। अब ये RBI के बताए अनुसार चल लिखना है। हम जैसा करते हुए आए हैं पीछे हमने कैसा किया वो चीज़ नहीं है अब, क्योंकि RBI की वर्डिंग है तो RBI के वर्डिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहला है M1, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ठीक है ना जी। शॉर्ट में देखा जाए तो इसी को तुम CD करेंसी डिपॉजिट है, डिपॉजिट नहीं करेंसी डिमांडेड, और DD डिमांड डिपॉजिट, और OD अदर डिपॉजिट बोलते थे, या C प्लस DD प्लस OD ऐसे था। C प्लस DD प्लस OD हम लोग ऐसे बोलते थे। M2 के बारे में देखें तो M2 मेजरमेंट है जिसमें M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। पोस्ट ऑफिस का पैसा आ गया, अब उसे भी चिपका लिया साथ में। तीसरे में ये बोला M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट एक ही बात है। तो बैंकों में FD वगैरह करवा लिया, वो सारा यहाँ पे इंक्लूड हो गया। एंड देन M4 है तो वो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशंस टाइम टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें एक्सक्लूड करना था कुछ, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स।
बंद कर दो इसे, कुछ महक रहा है। देखे आगे, चारों हो गए, चार मेजरमेंट हो गए, चार डिफरेंट टाइप के, ये तो पहले भी लिखवाया हुआ था। अब आगे लिखेंगे इसी में। इन 1998, अब फिर कुछ सालों बाद आ गए, 1998 आरबीआई starts publishing a set of 4 new monetary aggregates. नाइनटीन 98 में आरबीआई ने नए मॉनेटरी एग्रीगेट्स फिर से पब्लिश किए। और नाम वही दिया जो हम M1 M2 M3 M4 देख रहे थे ना, है वही, है ना, कहानी वही है, बस इसको थोड़ा नाम देकर न्यू मॉनेटरी बोल दिया। तो M1 M2 था, M1 M2, ठीक है, M3, तो इन ये है वही, बस क्या लगा दिए साथ में, N, न्यू। ठीक है ना। तो देखें NM1 में क्या बताया आरबीआई ने कहा कि NM1 मेजर है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक, वही बात है। NM2 में क्या बोला कि NM1 ले लो प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट्स का शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट लो। शॉर्ट टर्म का मतलब अप टू 1 ईयर। थोड़ा फर्क आ गया ना। पीछे 1977 वाले कॉन्सेप्ट में M2 में पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट आ रहा था, और 1998 वाले में कॉन्सेप्ट में यहाँ शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट आ गया। तो कोई प्रॉब्लम?
फिर आगे बढ़े, NM3 की बात करेंगे तो इसने कहा NM2 ले लो प्लस लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स लो ऑफ, अब यह M3 में लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट आ गया ऑफ रेजिडेंट्स। अच्छा, रेजिडेंट्स कौन होते हैं वो तो पता ही है, रेजिडेंट्स हैं प्लस दिखाना, शायद उसमें प्रिंटिंग छुप गई है। टर्म लिखो, फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंडिंग करते हैं ना, पैसा देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन? एक तो होता है बैंक, जिसमें हम अपने दोनों बैंकों को देखते हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। और एक होते हैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बैंक का काम नहीं कर रहे हैं, मतलब बैंक नहीं है लेकिन मिलता जुलता काम है, लोन देना, है ना, फंडिंग, उसी को कहते हैं फंडिंग करना। तो फंडिंग कर रहे हैं वो, लेकिन प्रॉपर बैंक है नहीं, तो वो आ गया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये था NM3। अब आगे बढ़े, इसी इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। लिखे, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स आर लिक्विडिटी एग्रीगेट्स का मतलब वो पैसा जो बहुत ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है, वो मनी बहुत ज़्यादा लिक्विड है, उनके बारे में तो उनके भी अपनी ट्रीटमेंट है। L1 बोला NM3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा,
बहुत ध्यान से ये देखोगे कि 1977 वाला और 1998 वाला बात थोड़ा तो ठीक है, सेम था, लेकिन उसके बाद चेंजेस होते जा रहे हैं, है ना। हमने NM2 और NM3 दोनों में डिफरेंस देख लिया। NM2 में शॉर्ट रन और NM3 में लॉन्ग रन की बात इसमें बोलता जा रहा है, लॉन्ग रन टाइम डिपॉजिट। है ना। और यही हमने 1977 वाले में देखा था, तो M2 में पोस्ट ऑफिस आ गया था और M3 में टर्म डिपॉजिट आ गया था। टर्म डिपॉजिट मतलब कोई फिक्स डिपॉजिट लंबे समय के लिए। फर्क आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। L1 मेजरमेंट में बोला कि NM3 ले लो प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिपॉजिट लेने हैं, सेविंग करंट सब, लेकिन कुछ को छोड़ देना है। फिर वही बात, किसे छोड़ना है, तो NSC है, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बताया था ना क्या होता है ये। पोस्ट ऑफिस के जरिए सरकार कुछ सेविंग स्कीम्स निकाल देती है, पब्लिक से कहते हैं कि ये सरकारी स्कीम है, इसमें पैसा लगाओ। पोस्ट ऑफिस में करोगे क्योंकि पोस्ट ऑफिस सरकार का है, और यहीं पे ही पैसा जमा करोगे तो सरकारी स्कीम में पैसा जमा हो जाएगा, तो घूम फिर के पैसा सरकार के पास पहुंच जा रहा है, तो उसे मनी सप्लाई में नहीं लेंगे। ठीक है ना। L1 हो गया। L2 के लिए देखेंगे। L2 के लिए कह रहा है L1 प्लस टर्म डिपॉजिट्स विद टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, उधार देने वाले इंस्टीट्यूशंस पे। ठीक है। लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, उधार देने वाले, एंड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, तो उन सारे, इन्हें हम शॉर्ट भाषा में NBFC कह सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कॉरपोरेशंस। तो उनके यहाँ पे सारे डिपॉजिट्स आ गए। क्लियर। अगला, टर्म बोरोइंग्स, उधार लेगा कोई तो वो भी तो पैसा मनी में, वो मनी भी तो सप्लाई होगा इकोनॉमी में। टर्म बोरोइंग्स बाय अबव इंस्टीट्यूशंस, इन्हीं सभी इंस्टीट्यूशंस के उधार लिया हो इनसे, तो वो भी सारा मनी इकोनॉमी में ही चला जाएगा, वो भी आ जाएगा सप्लाई में। पहली बात कि ये NBFCs इकोनॉमी में डिपॉजिट करते हैं, मतलब ये नहीं करते हैं, पब्लिक है, किसी तरह से किसी प्लान में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है या कुछ है तो इनमें पैसा डिपॉजिट कर दिया, इनसे उधार ले लिया, इनसे उधार ले लिया तो वो भी मनी सप्लाई में आ गया। फिर तीसरा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, CDs, issued by above institutions, ऊपर बताए गए इंस्टीट्यूशंस द्वारा CDs, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं, वो भी सारा मनी सप्लाई में काउंट हो जाएगा। ये CDs क्या हैं, ये 12th में पढ़ा होगा,
शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में 5 तरह के थे सोर्स ऑफ फाइनेंस शॉर्ट टर्म। तो उनमें एक ये भी था। ठीक है ना। यहाँ तुम्हारा मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई ओवर होता है। अगला कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। क्या होता है मनी मल्टीप्लायर? तो इसे तो हर कोई जानता होगा। लिखो, द मनी क्रिएटेड बाय द आरबीआई है इज known as high powered money यानी इसे H दिखाएंगे हैं। मनी क्रिएटेड बाय आरबीआई। आरबीआई कौन सा मनी बनाता है? करेंसी छापने वाला। तो उस तरीके से जो आरबीआई ने जो मनी बनाया उसे तो हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी है। हाई पावर्ड मनी बोल दिया। इसी को आगे चलकर एक नाम और दिया जाएगा। आगे चल के एक नाम और दे देंगे इसे, मॉनेटरी बेस, नोन एज मॉनेटरी बेस। आरबीआई ने ये मनी छापा, हाई पावर्ड मनी हो गया। अब यही हाई पावर्ड मनी सर्कुलेट हो जाता है तो आगे बार 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 बढ़ता जाता है। कौन बढ़ा रहा है? कॉमर्शियल बैंक बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है तो उसका तरीका हम आगे सीखेंगे। बस ये समझो कि कॉमर्शियल बैंक बढ़ा रहा है। थोड़ा सा हिस्सा अपने जेब में रख लेता है कॉमर्शियल बैंक एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के तहत कॉमर्शियल बैंक कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है रिजर्व के रूप में और बाकी का पैसा आगे लोन दे देता है। और जब लोन देते हैं तो फिर वही सारा पैसा घूम के दोबारा डिपॉजिट हो जाता है। फिर से लोन दे देते हैं, फिर डिपॉजिट हो जाता है। तो घूमते घूमते बार बार वही पैसा जो 1 रुपया था वो 5 रुपया 10 रुपया पर पहुंच जाता है। दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर या मनी क्रिएशन। ठीक है, तो आगे बढ़ें। लिखो,
द मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज, मनी सप्लाई डिफाइन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? तो M इज इक्वल्स टू C प्लस डी, बस M इक्वल्स टू C प्लस डी। M का मतलब मनी सप्लाई, ठीक है ना, और C का मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और D का मतलब है डिमांड डिपॉजिट। छोटी भाषा में तो मनी सप्लाई यही है, M1 अप्रोच, M इक्वल्स टू C प्लस डी। M मतलब मनी सप्लाई, C मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और D मतलब डिमांड डिपॉजिट। अब थोड़ा टेक्निकली इसको समझना है। मनी सप्लाई इज अफेक्टेड बाय मॉनेटरी बेस। अब थोड़ा कनेक्शन जुड़ा है। मनी सप्लाई क्या है हमने देखा है ना, C प्लस डी, और ये ही मनी सप्लाई किसकी वजह से अफेक्टेड हो रहा है? मॉनेटरी बेस मतलब हाई पावर्ड मनी की वजह से। एंड साथ में एक और है, एंड मनी मल्टीप्लायर, जो कि हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक मॉनेटरी बेस नहीं है, हाई पावर्ड मनी तो हमारा टॉपिक है ही नहीं। हमारा टॉपिक ना तो मनी सप्लाई है अभी के लिए, मनी सप्लाई हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी का टॉपिक तो ये है ही नहीं हमारा। और ना ही हमारा टॉपिक है मॉनेटरी बेस, हाई पावर्ड मनी भी हमारा टॉपिक नहीं, क्योंकि इसके बारे में हमें बाद में पढ़ना है। थोड़ा सा पीछे पढ़ लिया, बाकी बाद में पढ़ना है। मेन तो हमारा टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर। अब बस यही जानना है तुम्हें कि क्या जानना है, कि किसी भी इकोनॉमी में मनी की जो सप्लाई है, मनी की सप्लाई है, वो अफेक्टेड होती है किसकी वजह से? तो मॉनेटरी बेस की वजह से, यानी हाई पावर्ड मनी क्रिएटेड बाय आरबीआई, और दूसरा मनी मल्टीप्लायर, ये कोई मनी नहीं है, मनी मल्टीप्लायर है। तो किसी भी इकोनॉमी में मनी का सप्लाई इन दोनों की वजह से चेंज होता है। हाई पावर्ड मनी बदल जाए तो मनी सप्लाई बदल जाएगी, या फिर मनी मल्टीप्लायर बदल जाए तो भी मनी का सप्लाई चेंज हो जाएगा। इसको लिखा जाए अगर तो कैसे लिखेंगे? M इज इक्वल्स टू स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल M कैपिटल B। M का मतलब, M का मतलब मनी सप्लाई, ये किस पर डिपेंड कर रही है? स्मॉल m पर, और स्मॉल m का मतलब है मनी मल्टीप्लायर। और
MB, MB ये क्या है? तो ये मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस, ठीक है। इसको MB कह लो, या एक और नाम है इसका हाई पावर्ड मनी H। तो यहां से मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करा जा सकता है। देखो, अगर हमारा फॉर्मूला मनी सप्लाई का फॉर्मूला बन रहा है M इंटू MB, तो मुझे अगर ये मनी मल्टीप्लायर निकालना हो तो मैं इसका फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? तो ये MB नीचे डिवाइड में आ जाएगा इसके, है। तो M अपॉन MB इज इक्वल्स टू स्मॉल m। क्लियर? यानी स्मॉल m बराबर M अपॉन MB। बात तो वही है। कैपिटल M हमारा क्या है? मनी सप्लाई, अपॉन स्मॉल m तो ये मॉनेटरी बेस। डन। मनी मल्टीप्लायर समझ में आ रहा है अब? मनी मल्टीप्लायर कैसे निकल रहा है? मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। तो मनी सप्लाई को और मॉनेटरी बेस आपस में इनके बीच का रेशियो देख लेंगे, दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। तो डेफिनेशन लिखें, अगर फॉर्मूले से भी डेफिनेशन लिखी जा सकती है, तो फॉर्मूला है उससे डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या मतलब? मॉनेटरी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर को समझा जा सकता है। मनी मल्टीप्लायर इज रेशियो that relates the change in money supply to given change in monetary base। हो गया? मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड, डिवीजन किसका है? दैट रिलेट्स द चेंज इन मनी सप्लाई टू गिवन चेंज इन मॉनेटरी बेस। मतलब मनी सप्लाई में चेंज और मॉनेटरी बेस में चेंज। ठीक है जी। मतलब मनी मल्टीप्लायर चेंज हुआ है, मनी मल्टीप्लायर के चेंज होने का कारण कुछ भी रह सकता है, लेकिन मनी मल्टीप्लायर चेंज हुआ तो मनी सप्लाई बदल जाएगी। अब ये ज़्यादा हो सकता है मनी मल्टीप्लायर, कम भी हो सकता है ना। ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई उसके अकॉर्डिंग जाएगी, मनी मल्टीप्लायर कम हुआ तो मनी सप्लाई उसके अकॉर्डिंग जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? अब हमें यही जानना है
कि ऐसे कौन से कारण हैं जिन पर मनी मल्टीप्लायर बेस्ड है। तो लिखोगे व्हाट अफेक्ट्स द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ऐसा क्या है जो मनी मल्टीप्लायर के साइज को अफेक्ट करता है। द मनी मल्टीप्लायर इज, अब मनी मल्टीप्लायर इज क्या है ये, रेसिप्रोकल ऑफ द रिजर्व रेशो, रेसिप्रोकल ऑफ द रिजर्व रेशो, that is if R is reserve ratio of all commercial banks, then M is equals to 1/R होगा। ये वही है जो तुमने 12th में पढ़ा है, वहाँ CRR या LRR लिखते थे ना, यहाँ अब सिर्फ R आएगा। मनी मल्टीप्लायर बेसिकली है क्या, पीछे तो तुमने एक फॉर्मूला देखा है, अभी क्या है, मनी मल्टीप्लायर के बारे में क्या जाना कि मनी मल्टीप्लायर इज द रेशो है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिजर्व रेशो। तो रिजर्व रेशो और रिजर्व रेशो का उल्टा कर दें तो मनी मल्टीप्लायर आ रहा है, ठीक है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं सीधे। मान लो कॉमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपया डिपॉजिट आया है। अब आरबीआई ने बोला है कि रिजर्व रखना है तुम्हें 10%, ठीक, रिजर्व रखना है, रिजर्व यानी कि आर 10%। तो 10% अपने पास रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, और बचा हुआ 90% वो किसी और को लोन दे सकती है। तो अब बार बार ये 10% रखेगा। कैसे, 10,000 रुपया आया, 10% यानी 1,000 रुपया अपने पास रिजर्व रख लिया आर, और बाकी का सारा लोन, कितना बचा, 9,000। अब ये सारा लोन, ये तो डिपॉजिट था, ये सारा लोन दोबारा घूम के तो यहीं आएगा, कहीं ना कहीं से घूम के वापस बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो 9,000, फिर 10% निकाल के रिजर्व अपने पास रखना होगा 900, बचा हुआ अमाउंट लोन जाएगा। फिर ये घूम के ऐसे ये चक्री क्या होगी, चलती जाएगी। फिर ये आ जाएगा इधर 8,100, 810, और इसको माइनस करके कितना आ जाएगा, 7,290। चलता जाएगा, ये चेन चलती जाएगी। तो यही काम चलता रहेगा। और ध्यान देंगे कि डिपॉजिट तो एक ही बार आया था, लेकिन बार बार डिपॉजिट उसी की वजह से बनता चला गया। वही एक बार का डिपॉजिट लोन दिया, फिर वही डिपॉजिट बार बार घूमता चला जा रहा है। दिस इज मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। अब इसमें बोला कि
ये जो डिपॉजिट का अमाउंट है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ऐसे ही चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और कभी ना कभी तो जाके ब्रेक लगेगा ही। तो अगर टोटल डिपॉजिट देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो चुका होगा ना। ये है तो एक ही बार का डिपॉजिट, लेकिन वो डिपॉजिट सारा क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, मल्टीप्लाई हो गया। और ये किस वजह से हुआ, किस वजह से हुआ, ये रिजर्व को रखने की वजह से हो गया। क्लियर हुआ? यही है मनी मल्टीप्लायर। हमें पता लगाना है कि मनी मल्टीप्लायर क्या है। तो देखो यहाँ पे मैं सीधे वैल्यू ही रख दे रहा हूँ, आर की जगह 10% यानी 0.1 हो जाएगा। 0.1 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो m का आंसर आएगा 10, और ये होता है टाइम्स में, m इक्वल्स टू 10 टाइम्स। यानी कि मनी मल्टीप्लायर कह रहा है कि अगर 10% रिजर्व रख के चल रहे हैं तो जो डिपॉजिट का अमाउंट है ना, है, ये एक टाइम आएगा 10 गुना हो जाएगा। यानी 10,000 रखा डिपॉजिट था, 10,000 का 10 गुना यानी कि 1,00,000 रुपए का डिपॉजिट बन जाएगा। बैंक इसे 10,000, इसी 10,000 को 1,00,000 रुपया बना देंगे, बनाते 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 1,00,000 तक पहुंचा देंगे। यह है 10 टाइम्स। क्यों आया ये आर। अब आर अगर इंक्रीज हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज हो जाएगा। आर डिक्रीज हुआ तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो देखोगे क्या लिखिए, अगर आर अगर डिक्रीज इंक्रीज हुआ तो मनी मल्टीप्लायर ये डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आर डिक्रीज हो जाता है तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, जिससे हमें क्या पता चल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन आर यानी रिजर्व एंड एम यानी मल्टीप्लायर। अब इसके आगे कुछ और टेक्निकल चीजें हैं, वो अगली क्लास में देखेंगे, हैं।